आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत के बारे में। भारत जो है एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और ये एक भूभाग है जो कि फैला हुआ है हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक। अब हम देखेंगे आज भारत में की स्थिति क्या है, इसके अलावा भारत के आसपास की अ, जगहों पे क्या-क्या मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। ये हम लोग दे ये हिमालय के ऊँचे शिखरों से हमको पता है उत्तर में हिमालय, हम इसके पहले मैप में भी देख चुके हैं। इसके अलावा भी हम मैप वर्क करेंगे, तो उसमें और सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो उत्तर में हिमालय है, यानी नॉर्थ में हिमालय है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर। इसके अलावा इसके पश्चिम में अरब सागर है और ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये हमारा भारत, अ, ये हमारा भारत और यहाँ पे ये हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ है श्रीलंका। तो ये है भारत और ये सारी जगह हैं, देख लीजिएगा। अभी हम लोग मैप में भी देखेंगे। हाँ, तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32.8 ये वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग ये 3200 किलोमीटर दिए हुआ है। देखिए, भारत में जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा है। भारत में सांस्कृतिक विविधता भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कल्चर यहाँ पे फूले-फले हैं, पनपे हैं। बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया और बहुत सारे धर्म एक साथ यहाँ मिल-जुल कर रहते हैं। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश कह सकते हैं आप, जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा विविधता के साथ भी एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे 120 करोड़ दिए हुए हैं, जबकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, लेकिन बहुत ही जल्द 2026-27 तक भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। खैर, ये बिल्कुल भी गर्व करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे जो है हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वैसे भारत की कुल क्षेत्रफल विश्व में 2.4% है और भारत विश्व में 17% आबादी को विश्व की 17% आबादी भारत में रहती है। तो 2.4% भूभाग भारत का और 17% आबादी वाला देश जो है, वो इसको किस तरीके से मैनेज करता है, ये आपको भी सोचना चाहिए। तो रिसोर्सेज जो है, जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या का भी कारण है। ये हमको एक जैसे हमारे क्योंकि एक युवा वर्ग, बहुत ही ज़्यादा युवा वर्ग है भारत में, तो उसके कारण बहुत सारे रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं और भारत का लेबर फ़ोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ये अंडर यूटिलाइज़्ड है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से अभी भी काम में नहीं ले आया जा सकता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या जैसे फार्म में खासकर जो कृषि है, वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारी स्थितियाँ हैं भारत की। बाकी भारत में लगभग विश्व के हर प्रकार के, जितने भी प्रकार के विश्व में भूभाग हैं, जैसे भी भूभाग हैं, लगभग सभी प्रकार के भारत में पाए जाते हैं। जितने भी मौसम होते हैं भारत में, सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। यहाँ पे बर्फ के गिरने से लेकर के बहुत ही ज़्यादा तापमान तक भारत में मिलता है। तो ये है ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, इसकी स्थितियाँ देख लेते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं स्थितियाँ। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। कौन-कौन से राज्य हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले, इसको आप लोग बताइए। या देश के मध्य से, ठीक है। ये भूमि का विस्तार दिया हुआ है यहाँ पे और पूर्व से लेके भारत का विस्तार दिया हुआ है। ये सब बहुत ज़्यादा आपको याद करने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछा नहीं जाता है सीधे। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स पूछा जाता है। जैसे कर्क रेखा से किन-किन राज्यों से होके गुज़रती है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसे हम लोग आगे भी देखेंगे।
तो भारत जैसे ये गुजरात है और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही बड़ा भूभाग है और बहुत ही बड़ी दूरी है। तो यहाँ पे जो देशांतर है उनमें 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है? तो 2 घंटे का अंतर देशांतर में आता है। तो ये चीज़ जो है जैसे यहाँ पे सुबह जब होती है तो यहाँ पे तब तक सुबह नहीं होती है। तो लेकिन क्योंकि हम लोग अपना मीन टाइम जो है यहाँ पे कहाँ से गुजरता है ये आप बताइएगा। खैर हम लोग आगे देख लेंगे। यहाँ पे दिए हुए एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानिक समय को भारत का मानक समय माना गया है। ठीक है? इसे भारत का मानक या उत्तर भी कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ से होके गुजरता है, ये जरा आप लोग बताएंगे। तो आप में से जो लोग इस जिले से आते हैं वो इसे ज़रा बताएं। भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं? इस पे एक अलग से बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है और आप उसे देख लीजिएगा। क्योंकि वो मैंने मैप के थ्रू बताया है, तो ये आप उससे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बताई गई हैं। तो ये है हमारा चीन, ये पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान। देखिए यहाँ पे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एलओसी है और यहाँ पे एलएसी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सीधे तौर पे अभी हमारी नियंत्रण रेखा यहीं से होके गुजरती है, तो हम सीधे तौर पे अफ़गानिस्तान से कोई लैंड बॉर्डर या कोई भूभाग शेयर नहीं करते हैं, साथ में ये बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो अफ़गानिस्तान को हम लोग मानते हैं क्योंकि ये भूभाग हम अपना ही मानते हैं। फिर आता है इधर नेपाल, फिर भूटान, ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार। ये म्यांमार इधर है, ठीक है? यहाँ से जुड़ता है। इसके अलावा जो है मैरीटाइम बॉर्डर यानी ये जो समुद्र रेखा से समुद्र से ये जो बाउंड्री हमारी शेयर करता है, ये है श्रीलंका और ये है मालदीव्स। ठीक है? ये यहीं तक है, ये भारत का हिस्सा है। ये भारत का हिस्सा है। ये कौन सा आइलैंड है, ये आप बताएँगे हमें? तो ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया मालदीव्स। तो ये इतने देश हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं या वाटर बॉडीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार। फिर है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। तो यहाँ पे हम लोग मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ऊपर हमारा हिमालय है, हिमालय हमारी सुरक्षा करता है, सदियों से सुरक्षा करता आया है। और ये हमारी सिर्फ देश से ही सुरक्षा नहीं करता है, यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं जो है इनको भी हिमालय रोक लेता है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने पाता है। तो फिर ये हमारी बहुत तरीके से सुरक्षा करता है। ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये सबसे नौजवान है अगर कह सके तो। और यहाँ पे है भारतीय महामरुस्थल थार जिसे आप कहते हैं। फिर अरावली श्रेणी आती है, विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है। फोल्ड माउंटेन्स ये अब धीरे धीरे खत्म हो रही है अपरदन के कारण। फिर यहाँ पे है विंध्य और ये याद रखिएगा, विंध्य और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ये रिफ्ट वैली अपभ्रंश घाटी बनाती हुई से गुजरती होगी। तो विंध्य श्रेणी और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी। देखिए एक दो चीजें और हम बता देते हैं इसी में आपको। नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि ये जो ढलान है वो इस तरफ है। यानी अ, ढलान जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पूर्व में ज़्यादा ढलान है। और यहाँ पे ये आता है वेस्टर्न घाट, यानी ये हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो कहीं ज़्यादा टूटे नहीं हैं, एक सीधे हैं। लेकिन पूर्वी घाट जो है वो बटे-बटे से हैं। तो पूर्वी घाट टुकड़ों में है कह सकते हैं आप। ये हो गए पूर्वी घाट, ठीक है? तो यहाँ पे नदी है, यहाँ की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। और इसके अलावा जो नदी है यहाँ पे कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है? और महानदी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
और ये मैदानी क्षेत्र आपको पता ही है। और फिर यहाँ पे आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, जो कि माजुली है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो माजुली किस और चीज के लिए फेमस है, आप ये हमें बताइएगा। यहाँ पे है असम। फिर यहाँ पे ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है, मतलब हिमालय ही यहाँ से बढ़ता हुआ चला आया है। यहाँ पे अराकान योमा रेंज है और फिर यही बढ़ता हुआ चला आया है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। ये दरअसल हिमालय का ही एक्सटेंशन है। ये समुद्र में है और ये समुद्र में आप इसे मान सकते हैं समुद्र में ये पर्वत हैं जो कि ऊपर निकले हुए हैं और फिर ये टापू बन गए। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हो गई हैं। और फिर यहाँ पे हिंद महासागर है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार में, ये आपको कई वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं। फिर हम लोग और चीजें देख लेते हैं। भौतिक विभाजन। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। उत्तर में बरसेटा का हिमालय संतरी का कार्य करता है। और हिम प्लस, ठीक है, ये सब सारी चीजों के हिमालय कई और भागों में बटा हुआ है, जैसे बृहद हिमालय हो गया जिसे हिमाद्री कहते हैं। फिर मध्य हिमालय हो गया जिसे हिमांचल कहते हैं। और फिर हो गया शिवालिक। ये दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, मतलब सबसे आखिरी में कौन सा है, शिवालिक है। उसके ऊपर क्या है, मध्य हिमालय है। और फिर सबसे ऊंची चोटी है बृहद हिमालय, ये हिमाद्री। तो हिमाचल में बहुत सारे हिमाचल वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया। तो यहाँ पे पहाड़ी स्थान हो गए, हिल स्टेशन कहते हैं। तो भारत के हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। तो जो नदियां हैं यहाँ पे हिमालय में, 2 मिनट लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हिमालय पे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। तो ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है तो वो नदियां जो है ग्लेशियर से पानी लेके आती हैं। और ठीक है, तो ग्लेशियर से जो पानी, अरे बदल नहीं रहा है। ठीक है, ये लाल, लाल, यहाँ पे देखिए ये ग्लेशियर से जो पानी लेके आ रहे हैं उससे ये नदियां बनती है और नदियां पानी लेके आती हैं। अभी गंगा जी में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है। तो ये जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है। इसके अलावा स्नो लाइन होती है, ये हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे पर्वत होता है तो एक रेखा होती है, एक रेखा मानते हैं, उसके ऊपर ही ज्यादातर ग्लेशियर्स होते हैं। जैसे जैसे ये धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैसे वैसे ये स्नो लाइन भी ऊपर होती जा रही है। जैसे ऊपर होती जाती है तो और भी ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलते हैं। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा बाढ़ आएंगी और फिर एक टाइम के बाद जो है वो पानी लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। जब ग्लेशियर्स काफ़ी पीछे हट जाएंगे तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी। तो ये चीज़ हो गई ये। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये, हाँ, ये हम लोग मैदानी क्षेत्र देख रहे थे। तो यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र है, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है और जो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बनाता है। और फिर यहाँ पे जाके किस किस ये ब्रह्मपुत्र ये पश्चिम बंगाल, सॉरी, बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आप में से किसी ने भी इसका आंसर, पिछले जितने भी चीज़ें पूछे हैं किसी ने भी कमेंट करके आंसर नहीं दिया है, तो मुझे लग रहा है आप लोग सही से वीडियो देख नहीं रहे हैं। तो फिर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सिंधु नदी है, इससे ये फर्टाइल रीजन बनता है और यहीं पे जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, वो यहाँ पे, या सिंधु घाटी सभ्यता, वो यहाँ पे फली फूली थी। इसके बाद देख लेते हैं। तो भारतीय महामरुस्थल थार के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ये शुष्क गर्म और रेतीला स्थान है। वहाँ पे एक बहुत एक पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसके बारे में आप लोग बताएं, क्योंकि ये पिछले साल न्यूज़ में था, तो जीआई भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे कहाँ पाया जाता है। और ये
इसके बारे में जो भी आपको जानकारी मिले आप मुझे बताइए। फिर उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है और ये बहुत ही पुरानी पठार है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो ये आप देख सकते हैं भारत का ये क्षेत्र। फिर इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। ठीक है, विंध्य और सतपुरा इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इनसे होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। तो नर्मदा और तापी जो है ये किधर बहती हैं? अरब सागर में आके गिरती हैं। फिर इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से मैंने ऊपर आपको दिखाया था। पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और उसका अलग अलग नाम है, जैसे शेवारा हो गया, जावेरी हो गया। तो ये सब आपको आगे 11th क्लास में जो एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे उसमें ये सब बताएंगे। ये पठार जो है खनिज इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कोयला हो गया, लोहा, लौह अयस्क हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम में बहुत ज़्यादा तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं, क्योंकि मैंने बताया ढलान और फिर नदियाँ बहुत ज़्यादा पूर्वी मैदान तट ये मैदान जो है नदियाँ बहुत ज़्यादा क्षरण करती हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी ले जा करके वहाँ भरती हैं और फिर उससे वो एक मैदान बन गया है धीरे धीरे। और जैसे मैंने बताया कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इस कारण भी जो है ज़्यादातर सकरा है पश्चिम की तरफ। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये बता चुके हैं। ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है और ये पाया जाता है। और यहाँ पे सुंदरी सुंदरी नाम का पेड़ होता है, जिसके कारण इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो और ये जो पेड़ है यहाँ पे, जो मैंग्रोव्स को कहा जाता है, तो मैंग्रोव जो है हमें साइक्लोन्स से भी बचाने में मदद करती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने तटों पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव के फॉरेस्ट हो सकते हैं, जंगल हो सकते हैं, वो लगाने चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा ये एक फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करता है। सबसे पहले ये सुरक्षा देता है, हवा की स्पीड कम कर देता है जब साइक्लोन आ रहे होते हैं, क्योंकि साइक्लोन दो तरफ से आते हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रहे होते हैं और इसके अलावा अ, ये अरब सागर से आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुनामी। सुनामी के बारे में हम बता देते हैं। सुनामी क्या है कि जब समुद्र के अंदर कोई अ, भूकंप आता है, तो यहाँ का पानी हिलने लगता है और ये जो है लहरों का, तेज लहरों का रूप ले लेता है। शुरुआत जब जहाँ पे गहरा होता है, समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा होता है, वहाँ पे इन लहरों का पता नहीं चलता। तो जो जहाज यहाँ सब बीच समुद्र में होती हैं, तो सुनामी का उनके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो तट के पास होती हैं, तट के पास पहुँचती हैं, तो जैसे-जैसे ये छिछली होती जाती है जगह, ये इनका तट ये बॉटम जो है छिछला होता जाता है, वैसे-वैसे ये सुनामी की लहरें उठती जाती हैं और फिर ये जितने पास जाती हैं उतनी बड़ी हो जाती हैं। तो सुनामी ये जापानीज़ शब्द से बना है, जिसके मतलब होता है बड़ी लहरें। तो सुनामी के बारे में और हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्लास में देख लेंगे। और इसके बाद भारत के बारे में ये लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में दिया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में दिया है। यहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास ये इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। और भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी की बंगाल दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये कोरल से बना हुआ है और ये मैंने बताया कि हिमालय का एक्सटेंशन है, तो ये वहीं से जो पर्वत निकले हुए हैं वो अब द्वीप का स्वरूप ले लिए हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सिर्फ एक ही वॉल्केनो है जो भारत में मिलता है। वो कहाँ पे है आप लोग बताइएगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही है, जो सुषुप्त नहीं है। ठीक है, तो
इसे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सुनामी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये इतना बता दिया कि सुनामी भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग के एक लेक्चर और बचेगा और क्लासेस खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग और क्लासेस जल्दी-जल्दी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।